वो निढाल सी बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह भी उसे अपनी ख़राब तबीयत महसूस तो हुई थी, पर उसने उस बात को सीरियस नहीं लिया। राजा बहुत ज़रूरी काम का कहकर सुबह से निकला था। उसने सोचा राजा को कॉल करके बुला ले, पर फिर सोचा उसको ज़रूरी काम था, ऐसे छोड़कर घर दौड़ा चला आएगा सब कुछ। अब तो उल्टियाँ कर कर के बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। मुझे राजा को कॉल कर देनी चाहिए। रोते हुए सोचकर उसने जैसे ही मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर से मतली वाली कैफियत महसूस करती बाथरूम की तरफ भागी। या अल्लाह! वो बेसन पर हाथ रखकर झुकती रो दी। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मेरी रानी! उसकी पुकार पर नूरिया के बेजान जिस्म में जैसे जान डली थी। राजा! वो उसको पुकारती सिसकने लगी, पर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि 2 कदम बढ़ाकर बाहर चली जाती। कहाँ हो मेरी रानी? वो उसे किचन और लाउंज में ना पाता कमरे में आया, पर उसके रोने की आवाज़ बाथरूम से आती महसूस करके वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ भागा। वो बाथरूम के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो बेसन पर झुकी उल्टियाँ कर रही थी। वो एक हाथ उसकी कमर में डाल सहारा देता, दूसरे हाथ से उसकी पुश्त पर हौले-हौले थपकी देने लगा। जब वो कुल्ली करके फारिग हुई तो राजा साइड से तौलिया पकड़कर उसका मुंह साफ करने लगा। वो निढाल सी उसके सीने पर सर रखकर अपना सारा वजन उस पर डाल गई। उसे सहारा देकर वो कमरे में लाया और उसे बेड पर लिटाकर उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया खुद। क्या हुआ? तबीयत खराब है? इतनी खराब थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो उसके गालों पर चिपके बाल कान के पीछे उड़सते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। काफ़ी दिन से तबीयत गिरी गिरी महसूस हो रही थी, पर आज आपके जाने के बाद ज़्यादा बिगड़ गई। पहले मैं कॉल करने वाली थी आपको, पर फिर सोचा कि आप ज़रूरी काम से गए हैं, इसलिए। वो आंसू साफ करते उठने की कोशिश करने लगी। जब वो उसके कंधे पर हाथ से दबाव डालता वापस उसे बेड पर लेटा गया। काम से ही गया था, मर तो नहीं गया था ना? और तुमसे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं मेरी ज़िंदगी में, जो तुम मेरे काम को खुद पर फोकियत दे रही हो। उसकी बात खत्म होते ही वो घुट घुट कर रोने लगी, तो राजा को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। उसके रोने में मज़ीद सख्ती आ रही थी। क्या हुआ यार? बताओ ना, ज़्यादा दर्द है? कुछ बताओ तो सही, कहाँ तकलीफ़ है? वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरता फ़िक्रमंदी से पूछने लगा, पर वो मुसलसल रोती ही चली जा रही थी। मैं दोस्त को कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ, अस्पताल चलते हैं। चुप हो जाओ, शाबाश। वो उसे बच्चों की तरह पिचकारता जेब से मोबाइल निकालने लगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना अस्पताल राजा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मैं नहीं जा पाऊँगी। वो उसकी फ़िक्र देखती बेबसी से अपनी हालत बताने लगी। ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। चुप करो, शाबाश। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके माथे पर बोसा देता उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो तकिए में मुँह दिए छुपाकर रोने लगी अपना चेहरा। न जाने उसे इस कदर तबीयत खराबी पर रोना आ रहा था या अपनी ज़हनी हालत पर। पूरे 10 मिनट बाद राजा वापस आया तो वो यूं ही बेड पर पड़ी थी जिस तरह वो छोड़ कर गया था। रानी उठो मेरी जान, डॉक्टर साहिबा आई हैं। वो उसे नरमी से पुकारता खुद उसके पास बैठकर उसका रुख मोड़ गया। उसकी सुर्ख सूजी आंखें और भीगे गाल देख तकलीफ महसूस करता लब भींच गया। मिस्टर राजा, आप प्लीज़ बाहर जाएं, मुझे इनका चेकअप करना है। डॉक्टर ने उसे मुतवज्जो किया जो अपनी रानी में गुम हो रहा था। तो करो, कब रोका मैंने? मैं कहीं नहीं जाने वाला, जो भी करना है मेरे सामने करो। उसकी हर धर्मी पर डॉक्टर सर पीट कर रह गई। देखें मिस्टर, आप प्लीज़ बाहर जाएं, बस 5 मिनट के लिए, मुझे इनका मुआयना करने दें तफसीलन। ये बीमार है, तकलीफ़ में है, कुछ बोल नहीं पा रही, बस रोए जा रही है। ये कैसे बताएगी कि इसे क्या तकलीफ़ है? और आप मेरा मुंह क्या देख रही हो? नज़र नहीं आ रहा इसे कितनी तकलीफ़ है? जल्दी से इलाज शुरू करो। वो सख्ती से बोला तो डॉक्टर बेबसी से नूरिया की तरफ देखने लगी। मिस्टर, आप मुझे रास्ते में 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि इन्हें क्या तकलीफ़ है, इसलिए प्लीज़ बाहर जाएं और मुझे मेरे हिसाब से इनका मुआयना करने दें। इससे पहले कि वो कुछ और बोलने के लिए मुंह खोलता, नूरिया ने उसका हाथ अपने हाथ में दबाया, आंखों से उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो एक बेबस निगाह उस पर डालकर बेचैनी से दाढ़ी खुजाता कमरे से बाहर चला गया, तो डॉक्टर आगे बढ़ती उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गए, जबकि वो खुले मुंह से अपनी ताज़ा तरीन इज्जत अफजाई को देखता रह गया। वो बेचैनी से दरवाजे के बाहर यहाँ से वहाँ टहलता बार बार कमरे के दरवाजे को देख रहा था। इससे पहले कि वो जब्त खोता कमरे का दरवाज़ा बजाता, दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर साहिबा अंदर बैठकर क्या एटम बम का फॉर्मूला दरियाफ्त करने की कोशिश में लग गई थी जो इतना वक्त लगा दिया? वो डॉक्टर को सामने देखते उस पर चढ़ दौड़ा।
अब यूं ही मुस्कुराती रहोगी? अब बताओगी भी कि मेरी रानी को क्या हुआ? वो उसके पीछे से कमरे में झांकने की कोशिश करता चिढ़ कर बोला, मिस्टर राजा, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं कुछ बोलूँगी ना। वो उसकी बेसब्री पर चोट करती बोली तो राजा को एहसास हुआ कि वाकई वही बोले चला जा रहा था। अच्छा, अब बोलें आप डॉक्टरनी साहिबा। उसने खिसिया कर अपने बालों की पोनी टाइट करते हुए पूछा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजा, योर वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग। वो मुस्कुराती बोलकर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगी। हैं? क्या कहा डॉक्टरनी? वो हवन्नक शक्ल लिए हवन्नक ही लहजे में मुस्तफसर हुआ तो वो कहका लगाकर हंसी। मिस्टर राजा, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। वो उसके तासुरात का मज़े से जायज़ा लेते बोली। उसे 2 की बजाय 5 मिनट लगे थे बात समझने में। डॉक्टरनी साहिबा, आप सच कह रही हैं? उसकी आंखों और लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टरनी साहिबा। वो खुशी से बेकाबू होता जेब में हाथ डालकर जितने नोट आए हाथ में सारे के सारे उसके हाथ पर थमाता। तेज़ी से कमरे में दाखिल होकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि डॉक्टर उस दीवाने को देखती बाहर की राह ले गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। मेरी रानी, वो जज्ब के आलम में कहता तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर घुमा गया। कमरे में उसके कह कहे गूंज रहे थे। राजा, उसकी खौफजदा आवाज़ कानों में पड़ी तो राजा को होश आया। वो उसे उसके पैरों पर खड़ा कर गया तो वो सख्ती से उसके कंधे अपने दोनों हाथों में दबोच गए। सर घूमने लगा था उसका। सॉरी मेरी जान, खुशी में होश खो ही बैठा। तुम तो ठीक हो? वो फिक्रमंदी से उसका जर्द चेहरा देखकर बोला, जिस पर वो सर हिलाकर उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर आंखें मूंद गई। वो नरमी से उसके गिर्द बाहों का हिसार मजबूत कर गया। मेरी रानी, वो लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत समोए बोला, जिसे महसूस करते वो धीरे से आंखें खोल गई। जी, वो एक पल में उसकी आंखों में देखती फिर से पलकों के झालर गिरा गई। वो उसे नरमी से बाजू में उठाए बेड की तरफ आया और बिठाकर पीछे तकिए रखकर खुद उसके सामने बैठ गया। वो सुर्ख चेहरा लिए लरसती कांपती उंगलियां मरोड़ती उसके हवास सल्ब कर रही थी। वो धीरे से उसके नाजुक हाथ अपने हाथों में थाम कर दबा गया। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है मेरी रानी। समझो तुमने मुझे खरीद लिया। मैं ताउम्र तुम्हारा शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा है चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताओ कि देखो, राजा अकेला नहीं है, उसके पास जान लुटाने वाली बीवी है और अब उसके वजूद का हिस्सा, उसके जिगर का टुकड़ा भी दुनिया में आने वाला है। मैं बेतहाशा खुश हूँ रानी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इस कदर प्यारा तोहफा देने के लिए। वो नम आंखों को झपकता झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब धर गया। नूरिया अपनी आंखें सख्ती से बंद किए बैठी थी। जब अपने माथे पर नमी महसूस करती वो चौंक कर आंखें वाह कर गई। क्या वो रो रहा था? उसका दिल धक से रह गया। राजा, वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर अपने सामने कर गई तो वो नज़रें चुराने लगा। आपको मुझसे ये आंसू छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका लिबास हूँ। वो नरमी से कहती अपनी नाजुक उंगलियों के पोरों से उसकी आंखों और गालों पर फैली नमी साफ करने लगी तो वो जब्त खोता उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसे खुद में भींच गया। अपनी गर्दन पर महसूस होती नमी नूरिया को बहुत बेचैन कर रही थी। वो कहाँ तसव्वुर कर सकती थी कि इस कदर मजबूत मर्द भी आंसू बहा सकता है। मैं बहुत अकेला था रानी, बहुत ज़्यादा अकेला। मैं वो बदनसीब औलाद हूँ जिसे माँ बाप का प्यार, उनकी शफ़क़त मुयस्सर न आई। मैं सोचता था कि शायद मेरे मुक़द्दर में तन्हाई लिखी जा चुकी है, पर मैं गलत था। मेरी तन्हाई तब दूर हुई जब मेरी ज़िंदगी में तुम आई। तुमने मुझे इतना सुख दिया जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। तुमने मेरे इस वीरान घर को जन्नत बना दिया और अब मेरे सूने आंगन को फूलों से भी महकाने वाली हो। उस रब ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजकर इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर कि जिसका तमाम उम्र शुक्र अदा ही नहीं कर सकता मैं। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। गूंग होकर उसकी बातें सुनती नूरिया तब होश में आई जब उसे अपने कंधे पर उसका लम्स महसूस हुआ। वो तमानियत से मुस्कुरा दी। इतने दिन की उलझन और परेशानी पता नहीं कहाँ जा सोई थी। उसे जब एहसास हुआ कि वो बस खुद ही बोले जा रहा है तो उसका चेहरा हाथों में थामे उसकी नम आंखों में झांक कर वो पूछने लगा। उसके सवाल पर उसका रंग तेजी से सुर्ख पड़ा। पलकों की झालर लरसती कांपती आरज़ों पर गिर गई जबकि गालों पर शफक फूट पड़ी। वो मबहूत सा उसके चेहरे की दिलकशी देखता सरशार हो रहा था।
उसकी गहरी नज़रें मुसलसल खुद पर महसूस करके वो लाज से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। वो हंसकर उसके चेहरे पर मौजूद हाथों पर लब रख गया। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजकर मुझ पर ख़ास एहसान कर दिया गया, ऐसा एहसान जिसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। उसके अल्फाज नूरिया की रूह में उतरते उसे जन्नत में पहुंचा गए थे। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोनों के दिल ने चुपके से ये सरगोशी की थी। सरप्राइज! पुरजोश आवाज़ पर वो एकदम पलटी तो खुशगवार हैरत का झटका लगा। जहां वो कंधे पर बैग डाले खड़ा था, वो साकित सी खड़ी उसे तकती जा रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी पर बेयकीन हो। चाचू! मनाहिल की नज़र उस पर पड़ी तो वो भागती हुई अरसम की तरफ बढ़ी। वो हाथ बढ़ाकर उसे बाहों में उठाकर घुमा गया, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। चाचू की जान, चाचू ने बहुत मिस किया आपको। वो उसके गाल पर लब रख गया, जिस पर वो अपने खरगोश जैसे दांत निकाल कर उसे दिखाने लगी। मीनू जान, आपने तो चाची की जगह घेर ली। आपकी जगह चची को होना चाहिए था ना, है ना अरसम भाई? मोमल शरारत से आंखें मटकाती बोली तो अरमिश बेसाख्ता सुर्ख पड़ी। शाम का वक्त था और सब लोग लाउंज में आकर बैठे हुए थे उस वक्त जब वो अचानक आ धमका था। बात तो आपने 16 आने दरुस्त की है भाभी जान। अब के सटपटाने की बारी मोमल की थी। क्या बदतमीजी है। वो उसके भाभी कहने पर सीख पावती शर्म से सुर्ख हुई थी। अरे भाई, जो रिश्ता है उसी से पुकारूंगा ना। अब बड़े भाई की लाडली जोजा मोहतरमा को नाम से पुकारने की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता ना। वो आंखों में शरारत और लहजे में आजिज़ी समोए बासिम से मिलने लगा। लाडली बीवी। उसकी इस्तेहज़ाइया सरगोशी पर बासिम ने लब भींचे और सख्त तेवर लिए उसे देखने लगा, जो मनाहिल के बाल ठीक कर रही थी। शक की औरत। वो सर झटक कर रह गया। अरसम गहरी नज़रों से अरमिश की तरफ देखने लगा, जो आंखें बार बार झपकती, लब भींचती, आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वो उसके पास जाकर उसके गाल थपथपा कर बोला, तो वो महज सर हिला गई। मामा बाबा, छोटे पापा, छोटी मामा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है सब? वो लाउंज में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाकर पूछने लगा। हाँ, फौतगी हो गई है दूर रिश्तेदारों में, तो सुबह वहाँ रवाना हुए हैं सब। 3 दिन बाद आएंगे। बासिम के बताने पर वो समझता सर हिला गया। चले मैं फ्रेश हो लूँ, फिर बैठकर गपशप लगाते हैं। वो मुस्कुरा कर सबको कहता, अरमिश को अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी उंगलियां चटखाती रही। अरमिश बेटा, आप भी जाएं रूम में, देखें उसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। जाएं, शाबाश। उसे अपनी जगह यूं ही बुत बने खड़े देख बासिम नरमी से बोला तो वो जी भाई कहती कमरे की तरफ चल दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो कहीं नहीं था। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद करती, वो एकदम दरवाज़ा बंद करता उसे पीछे से अपने हिसार में ले गया। चले मैं फ्रेश हो लूँ तो फिर बाहर चलते हैं, रात में ढेर सारी बातें करेंगे। आज मेरा रत जगह का प्रोग्राम है। वो उसकी पेशानी चूम कर उसे अलग करता, उसके सुनहरी बाल चेहरे से हटाने लगा तो वो उसे देखकर गहरा मुस्कुरा दी। उसके रोशन मुस्कुराहट देखकर अरसम आफरीदी का दिल बेईमान होने लगा, पर वो जब्त करता उसे स्माइल पास करता बाथरूम की तरफ घुस गया। ये एक क्लब का मंजर था, जहां रात के वक्त बेगैरती अरूज पर थी। मुरियां लिबास में शोख गानों पर नामहरम मर्दों के साथ झूलती लड़कियां। वहाँ का माहौल किसी भी तरह से एक मुस्लिम रियासत, मुस्लिम मुल्क का लग ही नहीं रहा था। लड़कियों के जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े नाकाफ़ी, हाथों में मौजूद हराम मशरूब और उंगलियों के बीच दबे सिगरेट उनकी तरबियत के मुंह बोलते सबूत थे। वो अफसोस भरी नज़रों से लड़कियों की फटी हुई पैंट्स को देख रहा था। अजीब ही उसकी उकाबी नज़रें उस रंगीन माहौल से मुस्तफ़ीद होते एक वजूद को ढूंढ रही थीं, जो उस भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। जैसे जल्दी उसकी मुतलाशी नज़रें एक वजूद पर टिक गईं। उसकी भूरी आंखें चमक उठीं। उसने लबों में दबा सिगरेट निकालकर फर्श पर फेंका और फिर उस पर अपना जूता रखकर उसे मसल दिया। वो चेहरे पर हाथ फेर कर अपने तासुरात नॉर्मल करने लगा, फिर एक तफसीली निगाह अपने हुलिये पर डालकर अपने शिकार की तरफ बढ़ गया। वो पैंथर था, अपने शिकार को इतनी बारीकी और होशियारी से दबोचता कि वो भी दंग रह जाता। वो अपने शिकार की तरफ बढ़ा और उसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ। वो लड़का हराम महलूल अपने हलक में उतारता सामने थिरकती हुई बेहुदा लिबास में मौजूद लड़कियों को मस्ती भरी नज़रों से देख रहा था, जब किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। वो बदमज़ा होता पीछे मुड़ा और सवालिया नज़रों से उस शख्स को देखने लगा। मदद चाहिए? पैंथर सर्द आवाज़ में सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोला था। कैसी मदद चाहिए भाई? मेरी मान तो सारे काम छोड़ और शराब और शबाब से लुत्फ़ उठा।
हर परेशानी भूल जाएगा, वो खबासत से कहता। आखिर में आंख मारकर हंस दिया। तू मेरी मदद कर, बदले में मैं भी तुझे ऐसा लुत्फ दूंगा कि तू सब कुछ ही भूल जाएगा। उसकी बात पर वो लड़का नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा क्या काम है बे? वो चीख कर पूछने लगा, क्योंकि क्लब में पार्टी सॉन्ग्स पूरे जोरों शोर से बज रहे थे। तुझे मेरे साथ पिछले रोड पर जाना होगा, गाड़ी से कुछ सामान निकाल कर लाना है, बस। मुंह मांगी कीमत। उसके बाद उसकी ऑफर सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठी। जितने ज्यादा जेब में पैसे उतनी ही ज्यादा अय्याशी। वो दिल में सोचता उसका काम करने को तैयार हो गया। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसता पैंथर उसकी अकल पर अफसोस करके रह गया। वो उसके कंधे पर हाथ रखता उसे अपने साथ क्लब से बाहर ले आया। कहाँ खड़ी है गाड़ी? वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, जो नशे की वजह से बंद होने के दर पे थी। गाड़ी के पास पहुंचकर वो पिछला दरवाज़ा खोल अंदर को झुका तो पैंथर ने उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाकर उसके बेहोश वजूद को अंदर धकेल दिया। अब मज़े कर जहन्नुम में जाकर। वो हाथ झाड़ता नादीदा डस्ट झाड़ता वो हाथ झाड़ कर नादीदा डस्ट झाड़ता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। वो लब भींच कर आंखों के सामने बजते फ़ोन को देख रही थी। 5 दफ़ा बजकर फ़ोन बंद हो गया तो उसने गहरा सांस खारिज किया। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि फिर फ़ोन बजना शुरू हो गया। उसने थक हार कर फ़ोन पकड़ा और कॉल अटेंड करके कान से लगाया। हेलो। उसने आंखें बंद करके सर पीछे को गिराया। हेलो नूरिया, कैसी हो यार? तुमने कहा था तुम मुझे खुद कॉल करोगी। अब 2 हफ्ते गुजर गए पर तुम्हारी कॉल नहीं आई तो मैंने परेशान होकर खुद ही कॉल कर ली। तुम ठीक तो हो ना? उसकी परेशान आवाज़ सुनकर नूरिया के आसाप पर भारी बोझ पड़ा था। नूरिया, क्या तुम सुन रही हो मेरी आवाज़? उसकी तरफ से जवाब ना मिला तो वो फिर उसे पुकार गया। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। मैं ठीक हूँ हाशिर, बस वक्त नहीं मिल सका। वो आंखों के कोनों को दबाकर उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश करने लगी। तुम वापस कब आओगी नूरिया? 4 माह गुजर चुके हैं। आखिर अब तक क्यों न्यूज़ नहीं मिली कोई अच्छी सी? तुमने डॉक्टर को चेक करवाया? उसकी बातें नूरिया को काफ़ी नागवार गुजर रही थी। राजा आ गए हैं, बाद में बात करूंगी, वो नागवारी से कहती फ़ोन बंद कर गई। या अल्लाह, कब आजमाइश खत्म होगी मेरी? वो नम आंखें खुश्क करती सर दोनों हाथों में गिरा गई। दुरिया, कहाँ हो बेटा? वो गमनाक सी बैठी हाथ में पकड़े रिमोट से सामने लगी एलईडी पर चैनल सर्च कर रही थी जब उसे अपनी मामा ज़ारा शाह की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। जी मामा, आ जाएं आप। उन्हें अंदर आने का कहती वो एलईडी बंद कर गई। बेटा, रेडी नहीं हुई अभी तक आप? मैंने बताया भी था कि मिसेज़ हामिद आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ। अपनी माँ की बात पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। वो जानती थी कि मिसेज़ हामिद अपने बेटे के रिश्ते के लिए आ रही हैं, पर वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं आना चाहती थी। ये बात ठीक थी कि वो अरसम आफरीदी को भुलाने की कोशिश में थी। अरसम आफरीदी का बाप दुरिया की ज़िंदगी में हमेशा के लिए बंद हो गया था और ये बाप बंद करने वाली दुरिया खुद थी। पहले वो सोचा करती थी कि अरसम के लिए उसकी चाहत में ज़रा बराबर भी खोट नहीं। वो पूरे दिल से उसे चाहती थी और उसकी हर नमाज के बाद मांगी जाने वाली पहली दुआ भी अरसम ही था। वो उसके लिए तहज्जुद में किए गए सजदों में रो रो कर मांगी गई दिली ख्वाहिश था। वो दुरिया का सब कुछ था, पर उसका नसीब न था। देर से ही सही, पर अरसम की शादी के बाद ये बात उसे अच्छे से समझ आ चुकी थी कि नसीब की डोर तब जुड़ती है जब दोनों दिल सिदके दिल से एक दूसरे का साथ निभाएं। मोहब्बत को मंजिल तभी मिलती है जब दोनों तरफ से निभाने की लगन सच्ची और अहद पुख्ता हो। ऐसे में उसकी यकतरफा मोहब्बत किस खाते में जाती? उसे हमेशा से उस तीसरे इंसान पर रश्क आया करता था जिसे बिन मांगे ही सब मिल जाता, पर वो कहाँ जानती थी कि एक ऐसा ही तीसरा किरदार उसकी कहानी में भी जन्म ले लेगा। वो ये सब नसीब का लिखा समझकर सब्र कर चुकी थी, पर सब्र करना इतना आसान भी कहाँ होता है। इतना ही आसान होता अगर तो उसके बदले जन्नत कहाँ मिलती। मामा, मुझे मार्केट जाना है कुछ शॉपिंग करने। मैं बस निकलने ही वाली थी, कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊं। वो झटपट घर से निकलने का बहाना करती उन्हें अपने प्लान से आगाह करने लगी। फिलहाल वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसका दम घुट रहा था, पर वो अपनी माँ की जिद को भी जानती थी, इसलिए बहाना बना गई। ठीक है, जाओ बेटा, पर जल्दी वापस आने की कोशिश करना। ज़ारा शाह जल्दी में थी, इसलिए उसे वापस जल्दी आने की ताकीद करती कमरे से चली गई तो वो भी बेदिली से शीशे के सामने आ खड़ी हुई। बाल ऊंची पोनी में बांधकर, दुपट्टा गले में डालकर, चेहरे पर काला मास्क चढ़ाया और कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड से बैग और शॉल निकालकर बेड की साइड टेबल की तरफ आई। वहाँ पड़ा अपना मोबाइल उठाकर बैग में रखा। शॉल कंधों के गिर दौड़ी और बैग की लंबी चेन कंधे पर लटकाकर कमरे से बाहर निकल आई।
किचन में एक सरसरी नज़र डाली तो खासा एहतमाम होता नजर आया। वो उदासी से गाड़ी में बैठती घर से निकलती चली गई। दुरिया मॉल आ गई थी, अब बेदिली से विंडो शॉपिंग कर रही थी। उसे यहाँ आए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। वो यहाँ वहाँ देखती आगे बढ़ रही थी। जब उसके कंधे पर पड़े बैग में मोबाइल बजा, उसने थोड़ा झुककर पर्स खोला और मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मामा कॉलिंग लिखा आ रहा था। मोबाइल देखती साथ साथ वो चलती भी जा रही थी। इससे पहले कि वो कॉल उठा पाती, कोई बहुत जोर से उसके साथ टकराया था। आह, उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका कंधा किसी मजबूत चट्टान से जा टकराया हो। वो दर्द से सिसकती अपने माथे पर हाथ रखकर झुक गई, जबकि अधखुले पर्स में से चीज़ें निकलकर ज़मीन पर बिखरती चली गईं। मोहतरमा, आप ठीक हैं? भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराकर उसे होश की दुनिया में वापस ले आई। दर्द के बाइस आंखों में नमी उभर आई थी। गैर शनासा मर्दाना आवाज़ पर उसने होले से सर उठाकर ऊपर देखा तो मास्क में छुपे चेहरे पर सजी नम तो मास्क में छुपे उसके चेहरे पर सजी काली उदासी माइल आंखें देख मुकाबिल का सांस सीने में अटका। गहरी उदास काली आंखें दर्द की वजह से नमी भरी थी। जैन गर्देजी की आंखों में सिर्फ एक लम्हे के लिए सामने मौजूद हसीना की कातिल आंखों में देखने की हिम्मत हुई, और ये एक लम्हा उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ चुका था। एक लम्हा उसके लिए, क्योंकि सामने खड़ी नकाबपोश हसीना दूसरे ही लम्हे आंखों का रुख फेर चुकी थी। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? उसके नरमी से पूछने पर वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाती नीचे झुककर बिखरा पड़ा अपना सामान उठाकर पर्स में ठूंसने लगी। फिर तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो नासमझी से उसकी फुर्ती देखता रह गया। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो वो भी वहाँ से जाने लगा। अभी उसने एक कदम ही मज़ीद रखा था जब उसे पैरों के नीचे कोई चीज़ महसूस हुई। उसने झुक कर देखा तो वो आइडेंटिटी कार्ड था। दुरिया अलीशा। कार्ड पर लिखा नाम ज़ेरे लब दोहराता एक दफ़ा फिर मुड़कर उस समत देखने लगा जहाँ वो गई थी, पर वो हसीना हवा के झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। शायद कुदरत चाहती है कि हम दोबारा मिलें। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता कार्ड जेब में डाल गया।